हेलो क्लास। आज हम क्लास 9 की हिस्ट्री बुक का लेसन 1 करेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो क्लास, इस लेसन के फर्स्ट इस बुक के फर्स्ट सेक्शन में आप जो पढ़ोगे वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नाजिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति, रशियन रूसी क्रांति और नाजिज्म का उदय कैसे हुआ था। ठीक है, ये जो तीनों इवेंट्स हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हमारी हिस्ट्री में। अब चैप्टर 1 में आप सबसे पहले पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज के टाइम में हम लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, है ना, बहुत मतलब जनरल सी चीज समझते हैं। लेकिन हमें ये चीज समझनी चाहिए कि इन सबका जो रिलेशन है वो हमारे पास्ट से रिलेट करता है। ठीक है, मतलब इनका भी एक इतिहास रहा है। By looking at the French Revolution, you will read a small part of that history. इन चीज़ों के ज़रिए आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो स्मॉल पार्ट पढ़ोगे, ठीक है, इसके थ्रू पढ़ोगे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्ची इन फ्रांस। अब जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसने फ्रांस में से किसको खत्म कर दिया? मोनार्ची यानी राजतंत्र को खत्म कर दिया था। सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिविलेजेस गेव वे टू अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। क्या बना? न्यू सिस्टम बना। डिक्लेरेशन दिया गया राइट ऑफ मैन। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति का बराबरी का अधिकार। ठीक है, मतलब वो किसी मतलब बराबरी का दावा कर सकता है। ये जो सोच थी ये राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई थी। समानता और स्वतंत्रता। ठीक है, यानी इक्वालिटी और फ्रीडम जो थी वो न्यू एज का सेंट्रल आइडिया बन गई थी। मतलब नए युग का एक सेंटर पॉइंट यानी केंद्रीय विचार बन गई थी। लेकिन जो और दूसरी कंट्रीज थी उनमें इन चीजों को थोड़े डिफरेंट वे में समझा गया, मतलब अलग तरीके से इनको समझा गया। फिर जो इंडिया, चाइना, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन थे, उनमें कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद इनोवेटिव और ओरिजिनल थे। ठीक है, बट दे स्पोक इन अ लैंग्वेज दैट गेन करेंसी ओनली फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी। लेकिन उनकी जो इन आंदोलनों की जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो 18th सेंचुरी के 18th सेंचुरी की जो घटनाएं थी उससे ही इनको वैधता मिलती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब आपको दिया गया है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो आप इस लेसन में पढ़ोगे। 14 जुलाई 1789 को पेरिस सिटी में, पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। वहां के जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना को शहर में घुसने के लिए ऑर्डर्स दे दिए थे। और ये र्यूमर्स यानी ये अफवाह फैल गई थी कि जो राजा है उसने अपने सैनिकों को वहां की जो जनता है, मतलब जो सिटीजन है, उन पर अ, गोली चलाने के लिए उनको परमिशन दे दी है, ऑर्डर दे दिया है, आदेश दे दिया है कि वो गोलियां चला दें। ये ऐसी एक अफवाह फैल गई थी उस टाइम पे। ठीक है, कुछ 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्रित हो गए थे, मतलब इकट्ठे हो गए थे। और उन्होंने एक जन सेना, और उन्होंने क्या किया था, एक जन सेना यानी कि जो कॉमन सिटीजन्स होते हैं उनका एक ग्रुप, आम आदमियों का एक ग्रुप को गठन करने का एक निर्णय लिया, मतलब एक फैसला किया उन्होंने। और हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरदस्ती घुस गए थे। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट बिल्डिंग थी उसमें वो उनके जबरदस्ती उसमें घुस गए थे। किसके उसमें? कि उनको वहां पर कुछ हथियार मिलेंगे। ठीक है, फाइनली a group of several hundred people marched toward the eastern part। सैकड़ों लोग जो थे वो एक बहुत बड़ा ग्रुप पेरिस नगर में ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी, ईस्टर्न किसे कहते हैं? पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। और उन्होंने मिलकर क्या किया? बास्तिल को नष्ट कर दिया। बास्तिल किले की जेल को उन्होंने तोड़ दिया।
ठीक है। एम्यूनेशन कहते हैं गोला बारूद को। उन्होंने मिलकर बासिल किले को की जेल जो थी उसको तोड़ दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में गोला बारूद उन्हें मिलेगा। किले की देखरेख के लिए जो कमांडर वहां पर ड्यूटी पर था उस वक्त, वो भी मारा गया। और वहां पर 7 की संख्या में अराउंड वर ओनली 7 कैदी थे वैसे तो वहां पर कैद, लेकिन जब उन्होंने उस जेल को तोड़ा तो वो भी वहां से भाग गए थे। ठीक है। उस किले में राजा की क्या चला करती थी? तानाशाही। ठीक है। तो डिस्पोटिक का मतलब होता है तानाशाही। मतलब राजा वहां पर बहुत जुल्म करता था, उसका मतलब ऑर्डर इतना ज्यादा चलता था कि लोगों को इससे बहुत चिढ़ होने लगी थी, बहुत घृणा होने लगी थी, जिसकी वजह से लोगों ने क्या करा, उसकी इसी तानाशाही की वजह से लोगों ने घृणा करते थे, इसलिए लोगों ने मिलकर उस किले को गिरा दिया और उसके टुकड़ों को, मतलब उसके जो गिरने के बाद जो टुकड़े हुए वो बाजार में उन लोगों को बेच दिए जो इसको एक याद, एक मेमोरी के तौर पर अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है। यहाँ पे रियोटिंग, रियोटिंग मीन्स दंगे, दंगे फसाद। अब ये जो घटना घटी थी उसके बाद कई दिनों तक पेरिस में अ, पेरिस और उस देश के अन्य क्षेत्रों में कई और दंगे हुए। ठीक है। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। जो सिटीजन्स थे वहां पे रहने वाले, वो ब्रेड की बढ़ती कीमतों के अगेंस्ट थे। ठीक है। बाद में इतिहासकारों ने इस घटना को, मतलब या इस समय को जब पीछे मुड़ के देखा, तो उन्होंने इसे उन घटनाओं की एक उस लिस्ट में, उस श्रृंखला की शुरुआत में देखा जो फ्रांस में राजा को कहाँ तक ले गई थी, मृत्यु दंड तक ले गई थी। ठीक है। हालांकि उस टाइम ज्यादातर लोगों ने इस परिणाम की आशा, मतलब उनको उम्मीद नहीं थी इस रिजल्ट की, उनको आशा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ वो हम आगे लेसन में पढ़ेंगे। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के अंत के दौरान फ्रांसीसी समाज में क्या था क्या नहीं था, हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे। लुइस एक्स वी आई, एक्स वी आई यहाँ पर है 16। ठीक है। 1771, सॉरी 1774 में बुर्बो राजवंश का जो लुइस 16 था वो फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। उस समय उसकी उम्र 20 साल थी और उसकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई। जब वो राजा बना तो उसको राज खजाना जो था, ठीक है, वो खाली मिला उस टाइम पर, क्योंकि लंबे युद्ध के चलते धन संबंधी जो सारे साधन थे, जो भी सोर्सेस थे, वो खत्म हो गए थे। ठीक है। फिर उसके सर पर वर्साइल, उसके सर पर वर्साइल के बड़े से महल, उसके महल का नाम क्या था? वर्साइल। ठीक है। उसके चलते उस महल और राजदरबार की शान शौकत बनाए रखने की जो फिजूल खर्ची थी उसका बोझ भी उसके ऊपर अलग से था। ठीक है। लुई 16 जब राजा बने तब फ्रांस ने उपनिवेश अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में मदद की। मतलब अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज थी, ठीक है, वो अ, कैद थी ब्रिटेन से, मतलब उसके अंडर में थी, तो उनसे आजादी दिलाने में फ्रांस ने उसकी मदद करी, तो उसमें भी खर्चा हुआ। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर कितने अरब का खर्चा हुआ? देन मोर देन $1 बिलियन टू डेप मीन्स
इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया था, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था पहले से। 1778 से 82 के बीच में फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज को जो भी युद्ध के दौरान चीजों की जरूरत होती है, जैसे सैन्य शक्ति, आर्म्स, यूनिफॉर्म्स हो गए, है ना, और गोला बारूद दिया, जिसमें काफी कुछ मतलब काफी खर्चा आया इन चीजों में। ठीक है। फिर जिन लोगों ने राज्य को उधार दिया था, मतलब राजा ने दूसरे की हेल्प करने के लिए भी जिन दूसरे लोगों से उधार लिया हुआ था, वो ऋण पर 10%, मतलब वो अपने दिए हुए पर 10% इंटरेस्ट के साथ वो मांग रहे थे। इसलिए फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी, वो फ्रांस की गवर्नमेंट को अपने बजट का पैसा ब्याज चुकाने को मजबूर होना पड़ा। ठीक है। अब इस बड़े खर्चे के भुगतान के लिए सरकार ने क्या एक आइडिया सोचा कि जो सामान्य नियमित खर्चे होते हैं, है ना, जो जनरल खर्चे होते हैं, जैसे कि सेना के रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उन सबको चलाने के लिए टैक्सेस बढ़ा दिए। लेकिन उनका जो ये कदम था वो ज्यादा कुछ काम नहीं आया। 18वीं सदी में फ्रांस 3 एस्टेट्स में बट गया। 18वीं सदी में फ्रांस जो था वो 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था, और केवल तीसरे एस्टेट के ही जो लोग थे वो टैक्स दे पाते थे। अब ये जो इंडिविजुअल एस्टेट्स थे, ये फ्रांस के मध्यकालीन, मिडल एजेस यानी मध्यकालीन एंड फ्यूडल सिस्टम इज कॉल्ड समंती, जो समंती व्यवस्था थी, का अंग था। ओल्ड रिजाइम, यहाँ पर जो टर्म दी गई है ओल्ड रिजाइम, ओल्ड यानी पुराना, और रिजाइम शासनकाल। ठीक है। ओल्ड टर्म जो है, ओल्ड रिजाइम जो टर्म है, उसका यूज सन 1789 से पहले के फ्रांस के समाज और संस्थाएं जो थी उनके लिए करते हैं। ओल्ड रिजाइम को आप ओल्ड रूल भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो फिगर 2 है बच्चों, आप देख रहे हो, ये हमें शो करती है जो फ्रांसीसी समाज की जो वर्ग व्यवस्था थी उस टाइम पे। ठीक है। किस तरीके से मतलब ऑर्गेनाइज की गई थी 3 एस्टेट्स में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी थे। क्लर्जी यानी उन लोगों को था, वो लोग थे जो चर्च में विशेष रूप से काम करते थे। ठीक है। नोबिलिटी वो हो गए जो कि रईस थे। और थर्ड एस्टेट्स में वो सब लोग आ जाते हैं जैसे कि बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोड ऑफिशियल, लॉयर्स, पीजेंट्स कौन हो गए, जैसे पादरी हो गए, है ना, या पुरोहित हो गए, और स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स, ये सारे आते हैं थर्ड एस्टेट्स में। ओके। तो पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ पॉपुलेशन, मींस पूरी आबादी जो थी, मतलब तीनों को मिला, तीनों स्टेट्स को मिला के, ठीक है, पूरी आबादी में अराउंड 90% जो थे वो क्या थे, किसान थे। ठीक है। जबकि उनमें से केवल कुछ ही ऐसे थे जो अपनी भूमि के मालिक थे और उस पर क्या करते थे, खेती करते थे। और जो 60% जमीन थी, ठीक है, लगभग 60% जमीन पर कुलीन थे यानी नोबल थे, एंड चर्च और तीसरे वर्ग के अमीरों का उन पर राज था। पहले दो स्टेट्स में रईसों और पुरोहितों या पादरियों को जन्म से ही क्या मिला हुआ था, एक इम्पोर्टेंट एग्जेम्पशन फॉर पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट, मतलब उनको एक विशेष अधिकार का, मतलब कई अधिकार मिले हुए थे उनको विशेष, और जिनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट था कि उन्हें राज्य को टैक्स देने से छूट मिली हुई थी, मतलब वो टैक्स नहीं दे सकते थे। रईसों को कई और भी सामंती अधिकार मिले हुए थे, वे किसानों से टैक्स वसूलते थे एक तो, ठीक है, किसानों से वो टैक्स वसूलते थे, जिसके चलते किसान अपने मालिक की सेवा करते थे। और उन सेवाओं में क्या क्या आ जाता था, जैसे
सैन्य सेवा देना, खेतों में काम करना, घर में काम करना या सड़कें बनाने में अपना योगदान देना, इन सब के लिए वो क्या थे, बाध्य थे। मतलब उन्हें वो करना ही पड़ता था। अब जो चर्च थी वो भी किसानों से टैक्स का एक हिस्सा वसूलती थी, ठीक है, जिसे वो टाइप के रूप में वसूलते थे, जिसे क्या कहा जाता था, टाइप। अब ये इसका मतलब क्या है, टाइप एक धार्मिक कर था, मतलब धर्म के नाम पर लिया हुआ कर, ठीक है। एंड थर्ड एस्टेट के सभी लोगों को सरकार को टैक्स चुकाना होता था। ये टैक्स टाइल टैक्स कहलाते थे, यानी डायरेक्ट टैक्स, और इनमें कई इनडायरेक्ट टैक्स भी शामिल थे। जैसे डायरेक्ट टैक्स कौन से हो गए, जो सीधा गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, राइट, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट को रोजमर्रा की चीजों के द्वारा पे करने होते हैं, जैसे कि नमक और तंबाकू, ठीक है, जैसे नमक और तंबाकू जैसी रोजाना यूज की चीजों पर लगाया जाता है टैक्स। जैसे आपने जो भी खाने पीने की चीजें होती हैं उनके पैकेट्स पे आपने देखा होगा, तो उन सब चीजों पे टैक्स लगा हुआ होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाया जाता है। इस तरह राज्य के जो वित्तीय कामकाज का सारा बोझ था वो टैक्स के माध्यम से जनता वहन कर रही थी, मतलब जनता चुका रही थी उसको, ठीक है। ओके, आगे आपको दिया गया है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी जीने का संघर्ष। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी 1750 में 23 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई थी 1789 में, ठीक है। इससे अनाज की मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकतर लोगों का जो मेन था, मतलब मुख्य खाना जो था वो ब्रेड था, उसकी कीमत तेजी से बढ़ने लग गई, ठीक है। ज्यादातर वर्कर्स जो थे मतलब जो मजदूर थे, और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, पर उनकी मजदूरी में कोई बढ़ोतरी, मतलब कोई इंक्रीज नहीं करी जा रही थी उनकी मेहनत को, उनकी मजदूरी को, जिससे अमीर गरीब की जो खाई थी, मतलब उनका जो डिफरेंस था अमीर गरीब का, वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। इन सबके बीच सिचुएशन और भी बदतर तब हो जाती थी जब सूखे या ओले पड़ने से फसलों की जो पैदावार थी वो खराब हो जाती थी। इससे रोजी रोटी पर भी असर पड़ता था। इस तरह के जीविका संकट, अब यहाँ पे आपको एक टर्म दी गई है सबसिस्टेंस क्राइसिस, जिसे कहा जाता है जीविका संघर्ष, संकट, ठीक है। ये जो टर्म है प्राचीन शासन काल के दौरान फ्रांस में काफी आम थी, ठीक है, यानी ओल्ड रिजाइम में। अब यहाँ पे आपने जो टर्म पढ़ी सबसिस्टेंस क्राइसिस, वो कैसे हुई, ये टर्म कैसे फॉर्म में आई, ये आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है। इसमें दिखाया गया है जब बैड हार्वेस्ट हुई, है ना, जब फसल खराब होती थी ओले या फिर सूखे पड़ जाने से, तो क्या होता था, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। जैसे बैड हार्वेस्ट के दौरान स्कार्सिटी हुई ग्रेन्स में, ठीक है, तो आप फर्स्ट में ये फिल करोगे, मतलब अनाज की कमी होने लगी। अब अनाज की कमी हुई तो क्या होने लगा, जो राइजिंग फूड प्राइसेस, यानी खाने अनाज की जो प्राइस थी, जो ब्रेड की प्राइस थी उस टाइम पे, वो उसकी कीमत बढ़ गई, तो सेकंड में आप ये फिल करोगे। फिर क्या हुआ, पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर, अब जब उसका प्राइस बढ़ा तो जो गरीब थे बिल्कुल वो खरीद पाने में सक्षम नहीं थे, वो नहीं खरीद पाए थे। तो उससे क्या हुआ कि वीकर बॉडीज भी हो गई, है ना, लोग कमजोर होने लगे शरीर में, मतलब बॉडीज उनकी वीक होने लगी। और क्या होने लगा, दंगे होने लगे, ठीक है, तो आप ये भरोगे यहाँ पर। देन उसके बाद अब जब खाने को लेकर दंगे होने लगे तो डिजीज एपिडेमिक्स भी हुई, ठीक है, डिजीज हुई, मतलब बीमारियां फैलने लगी, ठीक है, महामारी फैल गई। देन उसके बाद जब दंगे हुए तो क्या होने लगा, लोगों की डेथ्स होने लग गई, मतलब दंगों में लोग बाग नंबर ऑफ डेथ्स, मतलब मौतें होने लग गई ज्यादा। तो आप यहाँ पे ये फिल करोगे।
अब हमें दिया गया है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मीन्स उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। इन पास्ट, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा कि टैक्स बढ़ने की वजह से किसान और मजदूर जो थे वो विद्रोह कर चुके थे, राइट। तो लेकिन उनके पास बदलाव लाने के लिए, मतलब इन सब चीजों के चेंज के लिए सोर्सेस नहीं थे, मतलब साधन नहीं थे उनके पास। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थर्ड एस्टेट के लोगों ने, जो वेल सेटल्ड और एडुकेटेड थे, मतलब पढ़े लिखे थे वो लोग। 18th सेंचुरी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? एक नए सामाजिक समूह का। उस समय समुद्री व्यापार भी फैल रहा था। ऊनी या रेशमी कपड़ों का उत्पादन करके लोगों ने संपत्ति कमाई, ठीक है। वोलन एंड सिल्क टेक्सटाइल के वो एक्सपोर्ट करके उन्होंने मतलब पैसा इकट्ठा करा, पैसा कमाया। देन थर्ड एस्टेट, मतलब ये जो संपत्ति कमाई उन्होंने, तो ऊनी या रेशमी कपड़ों का जो आयात निर्यात था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वो चलता रहता था। थर्ड एस्टेट में और भी लोग शामिल थे, जैसे कि लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ठीक है। लॉयर्स या फिर कह सकते हो आप इसको जो प्रशासन काम संभालते थे, प्रशासन का काम संभालते थे, सभी पढ़े लिखे थे ये लोग। इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म से विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, बल्कि उनकी काबिलियत पर मिलने चाहिए। मतलब उन लोगों का मानना ये था कि जन्म से ही किसी को यूं ही अधिकार न दे करके, मतलब जो लोग काबिल हो उनको अ, अधिकार देना चाहिए। जॉन लॉक, जीन जैकिस रॉस, अब ये जो थे ये दोनों फिलोसोफर्स थे, यानी फिलोसोफर्स होते हैं दार्शनिक। अब इन दोनों फिलोसोफर्स का भी मानना ये था कि सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए और सबके लिए सभी कानून बराबर हो। जॉन लॉक ने अपनी टू ट्रिटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, एक बुक थी उनकी, उसमें राजा के जो निरंकुश अधिकार थे उनका उन्होंने खंडन करा। अब जो रूसो थे, रूसो फिलोसोफर का भी मानना यही था कि ऐसी सरकार बने जो कि सभी लोगों को एक ही नजर से देखे। और जो मोंटेस्क्यू थे, उनकी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, उनकी बुक में उन्होंने लिखा था कि सरकार की जो सत्ता है, मतलब जो पावर है उसको, गवर्नमेंट की जो पावर है उसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए। और वो थ्री पार्ट्स क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों में उसको डिवाइड कर दिया जाए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में। जब अमेरिका ने खुद को ब्रिटेन से आजाद किया था, ठीक है, मतलब उन 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद करवाया गया था, तो वहां पर आजाद होने के बाद उन्होंने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल राइट्स पर जोर दिया, ठीक है, मतलब मानवता के अधिकार पर। फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिविजुअल राइट्स को अपनाने की बात को स्वीकारा। अब इन फिलोसोफर्स के जो थॉट्स थे, ठीक है, वो डिस्कस किए जाते थे सलोन्स एंड कॉफी हाउसेस में, एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक एंड न्यूज़पेपर। और लोगों में लोगों के बीच बुक्स और न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी इनका प्रचार किया जाता था, ठीक है। पुस्तकों और जो भी मतलब बुक्स हुआ करती थी और न्यूज़पेपर हुआ करते थे, उनको सभी लोगों के बीच में जोर जोर से पढ़कर उन्हें सुनाया जाता था, ताकि जो अनपढ़ लोग थे वो भी उसको सुन सके। वो पढ़ तो सकते नहीं थे, तो सुन तो सकते थे, इसलिए वो जोर से सभी लोगों के बीच में उसको पढ़ा जाता था। लुई 16 ने के द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से जब कर लगाए जाने की बात सुनी या कही गई, तो लोगों में फिर से एक गुस्सा भड़क उठा।
नाउ द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पहले के शासन काल में फ्रांस का जो सम्राट था वो अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था, ठीक है। और इसके लिए उसे एस्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, ठीक है। और जिसमें तीनों एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भेजे जाते थे। बट जो मोनार्च था, जो राजा था, वो ही ये डिसाइड करता था कि बैठक कब बुलाई जाएगी। इसकी लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 1614 में, ठीक है। लुई 16 ने 5 मई 1789 को न्यू टेक्सास की परमिशन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थे उनमें से जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे वो आते थे 300, मतलब हर एक एस्टेट में से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, जो आमने सामने की, मतलब आमने सामने उनको बिठाया गया, ठीक है, आमने सामने की कतारों में। और जो थर्ड एस्टेट के थे उनमें से आए कितने, 600 मेंबर्स। उनके आए 600 रिप्रेजेंटेटिव्स को पीछे खड़े किए गए, ठीक है। अब तीसरे एस्टेट को रिप्रेजेंटेट करने वाले कौन थे, जो एडुकेटेड थे, ठीक है। जो थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो मेंबर्स कौन थे, एडुकेटेड लोग थे। किसान, कारीगर यानी पीजेंट, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। मतलब जो किसान, कारीगर और औरतें थी उनको इस सभा में आने से मनाही ही थी, वो नहीं आ सकती थी। इसलिए उनकी जो भी शिकायतें और मांगे हुआ करती थी उनकी उन्हें कम से कम 40,000 लेटर्स में, पत्रों में मतलब उनकी सूची बनाकर, एक लिस्ट बनाकर उसको साथ लाया जाता था। एस्टेट जनरल के कुछ नियम हुआ करते थे वोट करने के, कि हर वर्ग यानी हर एस्टेट का सिर्फ एक ही वोट हो, मतलब एक ही वोट काउंट किया जाएगा। तो जो राजा था, लुई 16 था, उसने भी इसी रूल को फॉलो किया। बट जो मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, ठीक है, थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने डिमांड करी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा वोटिंग हो, मतलब जो पूरी की पूरी असेंबली है वो वोट करे, हर वर्ग में जितने लोग हैं सभी इंडिविजुअली वोट करें। ये क्या था, ये एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। ये था एक राजनीतिक सिद्धांत जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उसको दर्शाया है। बट जो राजा था, जो लुई 16 था, उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। वो इससे एग्री नहीं था, उसने मना कर दिया। तो जो थर्ड एस्टेट के जितने भी मेंबर्स थे वो बहुत क्रोधित हो गए, वो उन्हें गुस्सा आया, वो विद्रोह करते हुए यानी प्रोटेस्ट करते हुए असेंबली से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के जो लोग थे वो खुद को क्या मान रहे थे, पूरे फ्रांस का स्पोक पर्सन मानने लग गए थे वो, ठीक है। ये सभी लोग 20 जून को कहाँ पहुंचे, वर्साइल के वर्साई के इंडो टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। अब वर्साइल क्या था, जो राजा का महल था, उसके टेनिस कोर्ट में वो लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और साथ ही उन्होंने कसम खाई कि जब तक राजा की शक्तियों को, जो पावर है राजा की, उसको कम करने का कोई कानून नहीं बन जाएगा, तब तक ये असेंबली खत्म नहीं होगी, ऐसे ही बरकरार रहेगी। इनका नेतृत्व करने वाले कौन थे, मतलब जो लीड कर रहे थे नेशनल असेंबली को, वो थे मिराबियो और आबे। अब जो मिराबियो था वो खुद एक नोबल फैमिली से था, उसका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था। इसके बावजूद भी उसका मानना था कि जो सामंती व्यवस्था है उसको खत्म किया जाए,
ठीक है। उसने एक पत्रिका भी निकाली जो कि वर्साई में जुटी हुई जो भीड़ थी उसमें भाषण भी दिया उसने। ठीक है, उसने एक पावरफुल स्पीच दी वर्साइल में। आवे सियाए जो था वो ओरिजिनली क्या था, एक प्रीस्ट था। प्रीस्ट किसे कहा गया है, पादरी को। उसने एक प्रभावशाली यानी इन्फ्लुएंशियल, ठीक है, प्रभावशाली कहते हैं इन्फ्लुएंशियल को, पैम्फलेट कहेंगे यहाँ पर, किताब या पुस्तिका। उसने एक प्रभावशाली किताब लिखी जिसमें था, जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट क्या है। अब यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं। जैसे 1774 में क्या हुआ, लुई 16 फ्रांस का राजा बना। सरकारी खजाना उसे उस टाइम पे क्या मिला था, खाली मिला था। और ओल्ड रिजाइम के समाज में क्या हो रहा था, असंतोष फैल रहा था। ठीक है। 1789 में क्या हुआ था, एस्टेट जनरल का कॉन्वोकेशन, मतलब एस्टेट जनरल आई सामने उस टाइम पे। और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली बनाई और उन्होंने बास्तिल पर हमला करा। देहात में किसानों का विद्रोह हुआ। 1791 में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने, मनुष्यों को, मतलब जो लोग थे उनको उनके बेसिक राइट्स दिलाने के लिए संविधान बनाया गया। 1792 से 93 में फ्रांस गणराज्य बनता है। क्या बनता है, फ्रांस बिकम रिपब्लिक। रिपब्लिक कहते हैं गणराज्य को। सिर काटकर राजा को मार दिया जाता है इस दौरान। और जैकोबिन गणराज्य का भी पतन हो जाता है और फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन होता है। ठीक है, डायरेक्टरी रूल भी आता है फ्रांस पर। फिर उसके बाद 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है और यूरोप के विशाल भूभाग पर वो कब्जा भी कर लेता है। 1815 में वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है, जो आप आगे पढ़ोगे। अब जिस दौरान नेशनल असेंबली संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मॉडल तैयार करने में बिजी थी, तब पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड से फसल भी खराब हो गई थी। ठीक है। और ब्रेड की जो कीमत थी वो आसमान छूने लगी थी। बेकरी के जो मालिक थे वो सिचुएशन का फायदा उठाने लगे उस टाइम पे। और जो कुछ जमा रखा था उसे बटोरने में लगे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों तक इंतजार करने के बाद औरतों में भी गुस्सा बढ़ गया और दुकान पर उन्होंने धावा बोल दिया। दूसरी तरफ जो राजा था उसने सेना को पेरिस में घुसने के लिए अपने ऑर्डर्स दे दिए। ट्रूप्स होती है सेना, ठीक है, सेना को पेरिस में घुसने के लिए ऑर्डर दे दिया। भीड़ ने, और वो जो भीड़ थी उसने 14 जुलाई को बास्टल पर धावा बोलकर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया यानी गिरा दिया। कंट्री साइड र्यूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी गांव गांव देहाती इलाके जो थे, गांव गांव में देहाती इलाकों में ये अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिक ने भाड़े पर लुटेरे, जागीर के जो मालिक हैं उन्होंने भाड़े पर क्या बुला रखे हैं, लुटेरे बुला लिए हैं, जो पकी हुई फसलों को नष्ट करने के लिए निकले हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है एक चीटेक्स, इसको कहा गया है महल या फिर किला। ठीक है। और होज हो गई कुदाल और मेनोरियल ड्यूज, ये होते हैं लगान के जो दस्तावेज होते हैं, मतलब पूरी लिस्ट होती है, उसको कहा गया है मेनोरियल ड्यूज। अब कई जिलों में डर की वजह से किसानों ने कुदाल लेकर गांव के किलों या महलों पर, गांव के जो किले थे, जो महल थे, उन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। साथ ही अन्न के भंडार उन्होंने सारे लूट लिए।
और जिन दस्तावेजों में लगान लिखा जाता था वो सब जलाकर उन्होंने राख कर दिए। कुलीन जो थे वो अपनी जमीनें और पैसा छोड़कर वहां से भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ले ली। लुई 16 ने जब लुई 16 ने जब अपनी गुस्से से भरी प्रजा की शक्ति का अनुमान लगाया तो उसने नेशनल असेंबली को क्या दे दी, मान्यता दे दी। मतलब नेशनल असेंबली को उसने एक्सेप्ट कर लिया और ये स्वीकार कर लिया कि सत्ता पर सबसे सत्ता पर अब से संविधान का यानी कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्रोल होगा। ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने सामंती व्यवस्था में, ठीक है, सामंती यानी फ्यूडल सिस्टम में करों, राजा की हुकूमत, जितने भी टैक्स थे और राजा की जो हुकूमत थी उन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़े। धर्म के नाम पर लिए जाने वाले जो टैक्स थे, जो क्लर्जीज ले रहे थे, उनको भी खत्म किया गया और चर्च की भूमि भी जब्त कर ली गई। ठीक है। चर्च की जो भूमि थी उसको भी जब्त कर लिया गया। अब ये सब चीजें जब हुई तो इस तरह सरकार के हाथ में लगभग अराउंड 20 अरब 2 बिलियन लिवरे की संपत्ति आ गई। अब आता है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब जब राजा ने नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था तो नेशनल असेंबली क्या चाहती थी कि कंट्री में क्या आए, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान आए। ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद जो राजतंत्र था वो बन गया संवैधानिक। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था, ठीक है, ड्राफ्ट या मॉडल कह लो आप, मॉडल बनाकर उसको रेडी कर लिया। जिसका मेन मोटिव क्या था, उसका मेन मोटिव था कि मोनार्क यानी राजा की जो शक्तियां हैं उसको कंट्रोल में करना। एक ही एक ही व्यक्ति के हाथ में ये शक्तियां होने के बजाय इन्हें अलग अलग संस्थाओं में बांट दिया जाए, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी यानी विधायिका, कार्यपालिका, नगर पालिका। इसी तरह फ्रांस में क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की नींव पड़ी। जो आपको ये फिगर 7 दी गई है ये आपको यही एक्सप्लेन करती है कि जो न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बना वो वर्क कैसे करता था। सबसे पहले तो इस सिस्टम में जो लोग थे उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक एक्टिव सिटीजन्स और एक पैसिव। एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो कि एक तो इनकी जो पॉपुलेशन थी एक्टिव सिटीजन्स की वो थी 28 मिलियन। ठीक है। 28 मिलियन में से टोटल सिर्फ 4 मिलियंस को ही वोट करने का अधिकार था। ठीक है। और जो पैसिव सिटीजन्स थे वो एक तो वोट नहीं कर सकते थे और उनकी जो पॉपुलेशन थी वो अबाउट 3 मिलियन मैन थे, वुमेन, चिल्ड्रन एंड यूथ था। ठीक है। मतलब आदमी, औरतें और जो बच्चे थे जो 25 ईयर्स से कम के थे वो सारे पैसिव सिटीजन थे, वो वोट नहीं कर सकते थे। और एक्टिव सिटीजन्स वो थे एक तो जो कि कुलीन थे, मतलब जो रईस थे और जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे। ठीक है। और वो ही लोगों को वोट करने का अधिकार था और वो ही लोग इलेक्टर्स को चूज करते थे। और इलेक्टर्स को जब उन्होंने चूज करा तो उनकी जो संख्या थी अराउंड 50,000 मेंस थे उसमें। और वही इलेक्टर्स वोट करते थे नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। ठीक है, कि नेशनल असेंबली में कौन होगा। तो जब उन्होंने वोट करके चूज किए तो उसके मेंबर्स थे 745। ठीक है। और यही एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो वोट करके जज को यानी जुडिशरी को भी सिलेक्ट करते थे।
अब जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते थे वो कंट्रोल करते थे किंग को, ठीक है, यानी किंग की पावर्स को, कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है कैसे नहीं करना है, मतलब वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता था। और एक तो वो कंट्रोल करते थे मिनिस्टर्स को, जो भी मिनिस्टर्स इलेक्ट होते थे उनको भी वो कंट्रोल करते थे, ठीक है। 1791 के जो कानून था उसको बनाने के ने कॉन्स्टिट्यूशन ने कानून बनाने का जो अधिकार था, जो राइट था, वो नेशनल असेंबली को दे दिया, ठीक है। और जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली चुनी जाती थी। सबसे पहले नागरिक उन लोगों को चुनते थे जो असेंबली यानी कि जो एक्टिव सिटीजन्स थे, वो उन लोगों को चुनते थे जो असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे। और चुनाव के लिए यानी वोटिंग के लिए सभी लोग वोट नहीं कर सकते थे। जो मेल थे यानी जो पुरुष थे, ठीक है, और जिनकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो और जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हो, सिर्फ वही वोट कर सकते थे। ये एक्टिव सिटीजन्स होते थे, इन्हें क्या कहा जाता था, एक्टिव सिटीजन्स। उसके बाद है बाकी जो बचे हुए नागरिक थे, जिनमें थी औरतें और बच्चे और वो पुरुष जिनकी उम्र 25 साल से कम की थी, वो उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं था और उन लोगों को कहा जाता था पैसिव सिटीजन्स। एक इलेक्टर और एक असेंबली का मेंबर बनने के लिए उस व्यक्ति का ज्यादा यानी हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स, ज्यादा टैक्स पे करने वालों की लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी था। संविधान की शुरुआत किससे हुई, राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, नागरिक के अधिकारों की घोषणा से हुई, जिसमें जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर एस्टेब्लिश नेचुरल एंड, मतलब एक तो लोगों को जीवन का अधिकार, बोलने की आजादी, सुझाव देने की स्वतंत्रता और कानून के सामने समानता, ये सभी अधिकार व्यक्ति को जन्म से ही मिले हुए हैं, इन्हें कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। राज्य की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हर व्यक्ति के जो नेचुरल राइट्स हैं उसकी रक्षा की जाए। अब आपको यहाँ पे सेक्शन सोर्स सी दिया हुआ है आपकी बुक में, इसमें सारे जो भी अधिकार थे, जो भी राइट्स थे मेन वुमेन के, सिटीजन्स के, वो दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे आदमी स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र ही वो लोग रहते हैं और उनके जो राइट्स हैं वो समान है। हर एक राजनीतिक संगठन का जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो आदमी के जो नेचुरल राइट्स हैं उसको संरक्षित रखना है, यानी उसको सुरक्षित रखना है। जैसे लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस ऑफ ऑपरेशन मींस शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। और तीसरे में दिया गया है कि जो संप्रभुता है यानी सोवरेनिटी है वो राज्य में निहित है, कोई भी व्यक्ति उसका गलत यूज नहीं कर सकता, ठीक है। फोर्थ में दिया गया है कि स्वतंत्रता का आशय यानी जो मीनिंग है फ्रीडम का, वो क्या है, ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह ना हो, मतलब औरों का नुकसान ना करती हो। कानून के लिए किसी भी समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर, मतलब जो भी गलत काम है उस पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। अगर सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है तो कानून के पास ये राइट है कि वो उस पर पाबंदी या उस पर रोक लगा सके। अगला है कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, ठीक है, मतलब जनरल विल है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नजर में हर सिटीजन इक्वल है। नो मैन मे बी एक्यूज, अरेस्ट, डिटेन, किसी भी
मतलब कानून से हटके किसी भी व्यक्ति को ना तो दोषी ठहराया जा सकता है ना गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। आगे आपको दिया गया है कि हर एक नागरिक को बोलने का, लिखने का और छापने के लिए वो आज़ाद है, लेकिन कानून निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। आगे है सार्वजनिक जो सेना है, मतलब पब्लिक फोर्स, और जो प्रशासन के खर्चे हैं उसे चलाने के लिए मतलब एक जैसा टैक्स लगाना जरूरी है। सभी नागरिकों पर उनकी आय के अनुसार, मतलब उनकी इनकम के अकॉर्डिंग इक्वली उस टैक्स को लगाया जाएगा। संपत्ति का जो अधिकार है एक पावन मतलब उसको उल्लंघन नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को इससे ना तो वंचित रखा जा सकता है। ठीक है। ऐसे मामले में मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। अब इसमें आपको दिया गया है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। अब क्या होता था कि 18th सेंचुरी में ज्यादातर जो लोग थे, ठीक है, मेल फीमेल जो भी हो, वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे इतने। तो वो अपने विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उनका प्रचार कैसे करें, तो वो इन तरह ये जो सिंबल्स आप देख रहे हो, इस तरह के सिंबल्स यूज किया करते थे अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो, ब्रोकन चेन। इसका मतलब क्या बताया गया है कि जो दास होते थे, ठीक है, स्लेव्स, उनको बांधने के लिए जंजीरों का यूज होता था। ठीक है, इन जंजीरों में उनको जैसे बांधा जाता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का क्या है, प्रतीक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिया गया है एक तरीके से ये क्या है, छड़ी है ना, छड़ों का कुछ एक गट्ठर जैसा है। तो अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जब हम एकजुट होकर मिल जाएंगे तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब यहाँ पे यूनिटी को शो किया गया है। नेक्स्ट आपको दिया गया एक ट्रायंगल में आई है ना। तो इसका आप कह सकते हो कि जो आंख है, आंखों का जो सर्वदर्शी आंखों का जो ज्ञान है वो क्या है, प्रतीक है इसका। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मतलब मिटा रही हैं, इस तरीके से कुछ। देन आपको दिया गया है एक स्केप्टर, यानी राजदंड, शाही सत्ता का ये प्रतीक है। नेक्स्ट है आपको ये कुछ रिंग जैसा आपको दिया गया है, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप है ये। ठीक है। सनातनता का प्रतीक है ये, अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता, उस तरीके से ये दिखाया गया है। फिर आपको आगे दिया है, ये कैप दी गई है, दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली, मतलब जो दास होते थे, स्लेव्स होते थे, जब उनको फ्रीडम मिली उसके बाद वो इस तरह की कैप पहना करते थे। अब ये क्या है, ये आपको ड्रेस दिख रही है ना, ब्लू, व्हाइट और रेड। तो ये किसका सिंबल है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग का, फ्रांस के राष्ट्रीय नेशनल कलर ऑफ फ्रांस। लास्ट आपको दी गई है डेनो वाली स्त्री, विंग्ड वुमेन, राइट, कानून का मानवीय रूप दिखाया गया है इसके अंदर। फिर है लॉ टैबलेट, इसमें आपको कानून सबके लिए समान और उसकी नजर में एक बराबर सभी को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब फ्रांस ने क्या करा, राजतंत्र यानी मोनार्की को पूरी तरह से खत्म कर दिया और वो बन गया क्या, रिपब्लिक यानी गणतंत्र बन गया। अब सिचुएशन कैसी थी फ्रांस की, बहुत मतलब पिछले सालों से कुछ क्या चल रही थी, बहुत टेंस चल रही थी। तो लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन कर दिया कि अब वो रिपब्लिक हो गया है, पर कहीं ना कहीं उसे अपनी जो सत्ता थी वो जाती हुई लग रही थी और वो बड़ा ना वरिड हो रहा था कि मतलब कहीं उसकी पावर ना पूरी तरीके से जा रही है। तो उसने बड़ी इसलिए उसने क्या करा, रशिया के जो राजा थे, ठीक है, रशिया यानी रूस के जो राजा थे, उससे मिलकर, उसके साथ मिल गया और एक गुप्त योजना बनाई उसने। और साथ ही दूसरे पड़ोसी देश जो थे,
वो भी वरिड होने लगे कि कहीं उनके देशों में भी ये क्रांति ना फैल जाए, मतलब फ्रांस के राजा का जैसा हाल हुआ है कहीं उनका भी ना हो जाए, और फ्रांस के राजा की तरह हमारी सत्ता भी कहीं छिन ना जाए हमसे, क्योंकि पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ करता था। ठीक है, मतलब एक जो राजा होता था, मतलब किंग ही पूरी कंट्री को हैंडल करता था, वही सारे रूल्स बनाता था, वही सब कुछ सारे फैसले लेता था, इसलिए सबको खतरा होने लग गया। 1789 में की जो घटनाएं थी उसके बाद सभी पड़ोसी देशों के राजाओं ने योजना बनाई कि फ्रांस के राजा की हमको मदद करनी चाहिए, और उन्होंने अपनी सेनाओं को भेजने का फैसला किया। इससे पहले ही वो लोग कुछ करते कि योजना में अपनी सफल होते हैं वो लोग, तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। मतलब उनको पहले से ही नेशनल असेंबली को कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ सी नजर आई, तो उसने उन्होंने पहले ही वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब हजारों की तादाद में वॉलंटियर्स सेना में भर्ती होने के लिए आगे आने लगे। वो इस लड़ाई को पूरे यूरोप में राजा कुलीन वर्ग के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में देख रहे थे। ठीक है, उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, जो सॉन्ग्स थे, उनमें मार्सले भी था, जिसे कंपोज किया था किसने? रॉजर दे लाइल ने। ये सॉन्ग पहली बार मार्सलेस के वॉलंटियर्स, सबसे पहले किसने गाया था? ये गाना सबसे पहले मार्सलेस के वॉलंटियर्स ने पेरिस के युद्ध में गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, और फ्रांस का जो एंथम था, और ये क्या बन गया? फ्रांस का एंथम बन गया। ठीक है, आगे है रिवॉल्यूशनरी वॉर में जनता को बड़ा नुकसान हुआ और आर्थिक संकट का उनको, मतलब आर्थिक संकट उन्हें झेलना पड़ा। पुरुषों के युद्ध में जाने पर, जब पुरुष युद्ध में चले जाते थे तो घर पर घर परिवार और जो रोजी रोटी की जिम्मेदारी थी वो किसके कंधों पर आ गई? औरतों के कंधों पर आ गई। देश की आबादी के ज्यादातर लोग जो थे, एक बड़े हिस्से को पॉपुलेशन के ये लगने लगा कि हमें क्रांति को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार मिले थे, है ना, जो कि एक्टिव सिटीजन्स कहलाए थे। लोगों के लिए पॉलिटिकल यानी राजनीतिक क्लब रैलिंग का इम्पोर्टेंट स्पॉट बन गया, जहां लोग सरकार की नीतियों और अपने बनाए प्लान्स को डिस्कस कर सकते थे। ठीक है, इन क्लब्स में से जो जैकोबिन क्लब था वो सबसे सफल रहा। इसका नाम पेरिस के फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम पर पड़ा। ठीक है, इस पीरियड में औरतें भी एक्टिव थी, उन्होंने भी अपने अलग क्लब बना लिए थे। ओके, अब क्वेश्चन क्या उठता है कि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, जो सदस्य थे, वो कौन थे? इनमें समाज के जो कम समृद्ध हिस्से के लोग आते थे, ये वो लोग थे। इनमें छोटे दुकानदार, कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, छपाई करने वाले, नौकर, मजदूर, ये सारे लोग शामिल थे। ठीक है, इन सबका नेता कौन था? इन सबका जो नेता था वो था मैक्समिलियन, ये इनका नेता था। जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उनमें एक बड़े ग्रुप ने ये डिसाइड किया कि वो अब से लंबी धारीदार पतलून पहनेंगे, डॉग श्रमिकों की तरह। क्या उन्होंने सोचा कि वो नी ब्रीचेस पहनेंगे, मतलब घुटने तक की उनकी जो ड्रेसेस थी, धारी धारी वाली पतलून, वो पहनेंगे डॉग श्रमिकों की तरह। अब डॉक वर्कर्स कौन होते थे? ये वो होते हैं जो सी पोर्ट यानी जो समुद्री बंदरगाह होते हैं पर मजदूर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, जैकोबिन्स ने ये पहनना इसलिए शुरू किया क्योंकि वे समाज के फैशनेबल जो लोग थे, खासकर जो रईसों से खुद को अलग करने के लिए,
उन्होंने इसलिए इस चीज को पहनना जरूरी समझा। जो घुटनों तक की ड्रेस पहना करते थे, ये इशारा था रईसों की सत्ता को खत्म करने का। इसीलिए जैकोबिन्स को सोकलॉत के नाम से जाना गया, जिसका मीनिंग है बिना घुटने वाले। वे रेड कलर की टोपी भी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, जैसे कि आपने अभी इससे पहले फिगर में देखा। पर वुमेन्स को ऐसा करने की आजादी नहीं थी। 1792 में जैकोबिन्स ने खाने की चीजों पर महंगाई करके लोगों से नाराज होकर पर्शियन के साथ मिलकर बगावत करने की बड़ी योजना बनाई। 10 अगस्त की जो मॉर्निंग थी, मतलब 10 अगस्त की सुबह में उन्होंने ट्यूलेरियंस के महल पर धावा बोल दिया। राजा के जो रक्षक थे उनको भी मार दिया और उन्हें कई घंटों तक बंदी बनाए रखा। बाद में असेंबली ने ये प्रस्ताव पारित किया कि पूरी शाही फैमिली जो है, मतलब पूरी रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया जाए, फिर नए चुनाव करवाए जाए। मतलब वो चाहते थे कि न्यू तरह से वोटिंग हो, और इस बार क्या हो कि जिनकी एज 21 ईयर्स से ऊपर है, जो 21 साल से ज्यादा की उम्र वाले हैं, चाहे वो पुरुष हो, उनके पास संपत्ति हो चाहे ना हो, उनको वोट देने का अधिकार है। अब न्यू असेंबली जो इलेक्ट की गई उसे क्या कहा गया? कन्वेंशन, यानी कि सभा। 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र, ठीक है, यानी मोनार्की पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। और फ्रांस में क्या घोषित कर दी गई? फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। यानी कि गणतंत्र सरकार के उस रूप को कहते हैं जहां सरकार और उसके जो प्रमुख हैं उनका चुनाव जनता करती है। अब ये वंशानुगत मोनार्की नहीं थी, मतलब जो जन्म से ही चली आ रही थी। उसके बाद लुई 16 को न्यायालय के द्वारा क्या कर दिया गया? देशद्रोह का मतलब देशद्रोह के आरोप में उसको मौत की सजा सुना दी गई। और 21 जनवरी 1793 को प्लेस दी लॉ कॉनकॉर्ड में उसको फांसी दे दी गई। और उसके बाद क्वीन मैरी एंटोनेट का भी यही हश्र हुआ। आगे है द रीन ऑफ टेरर, यानी आतंक का राज। 1793 से 1794 तक क्या कौन सा युग रहा? आतंक का युग रहा, रीन ऑफ टेरर का। रॉबेस्पियर ने अब रॉबेस्पियर ने सबको कंट्रोल करने और दंड देने की एक सख्त नीति अपनाई। उसके अकॉर्डिंग जो भी रिपब्लिक को नहीं मानता था या जो शत्रु थे उसके, जैसे कि कुलीन पादरी या फिर दूसरे जो राजनीतिक दल के लोग थे या उसी की पार्टी के जो लोग थे, वो उससे डिसएग्री करते थे, जेल में डाल उन्हें जेल में डाला जाता और उन पर मुकदमा चलाया जाता था। न्यायालय जो था उन्हें दोषी पाकर गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कटवा दिया करता था। इस मशीन ये जो एक सर काटने की जो एक तरीके से मशीन थी, इसका नाम कैसे पड़ा? इसका नाम डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। मतलब इन्होंने इन्वेंट किया था ये, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया। रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने अब रॉबेस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, उसकी जो सरकार चल रही थी उस टाइम पे, उसने कानून बना मतलब गवर्नमेंट ने कानून बना, मजदूरी और कीमतों की सीमा तय करी, मीट और जो ब्रेड की राशनिंग थी वो की गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकारी कीमत पर बेचने के लिए क्या होना पड़ा? मजबूर होना पड़ा। सफेद आटे का सफेद जो आटा था उस पर रोक लगा दी गई और गेहूं से बनी रोटी ही क्या थी? कंपलसरी थी लोगों के लिए खाना, ताकि सभी को एक जैसा ही खाना मिले। मॉन्स्योर सर, ये क्या है?
मॉन्सियर सर और मैडम, मॉन्सियर कहा गया है सर को और मैडम कहा गया है मैडम को, यानी फीमेल और मेल के लिए उस टाइम पे ये कहा जाता था। कि जगह फ्रेंच के जो मेन और वुमेन थे उनको सिटोइन यानी सिटीजन के नाम से कहने लगे। चर्च को बंद करके उनके जो बिल्डिंग्स थे उसको सेना के रहने की जगह बना दी गई और ऑफिसेस बना दिए गए वहां पर। अब रॉबेस्पियर की जो नीतियां थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जिससे उसी के जो संघ के साथी लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे। जुलाई 1794 में न्यायालय ने उसे भी दोषी करार ठहराकर गिलोटिन पर खुद उसी को ही कटवा दिया उसका सर। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, फ्रांस में डायरेक्टरी शासन आ गया उसके बाद। ठीक है, जब जैकोबिन सरकार में जो गरीब लोग थे वो सत्ता में आए थे, लेकिन उसके पतन के बाद मिडिल क्लास के वो लोग जिनके पास पैसा था, ठीक है, और वो लोग जिनके पास पैसा था उन्हें सत्ता मिली। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में संपत्तिहीन मतलब जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, पैसा नहीं था, उनको वोटिंग से हटा दिया गया। इसमें दो विधान परिषद चुनी गई। ये काउंसिल एक डायरेक्टरी बनाती थी। ये काउंसिल क्या बनाती थी? एक डायरेक्टरी, जिसके 5 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 5 मेंबर्स। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जैकोबिन के शासनकाल की एक व्यक्ति की कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। रॉबेस्पियर ने अकेले पूरा शासन अपने किसमें कर लिया था? अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, और अत्याचार किए उसने कई, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इसलिए इस बार 5 मेंबर्स की कार्यपालिका बनी, और पर इन पांचों की जो राय थी वो मेल न खाने की वजह से और आपसी उनके भी झगड़े होने लगे, तो इसलिए शासन भी वो नहीं चल पाया। उसके बाद तब डायरेक्टरी ने क्या किया कि मिलिट्री डिक्टेटर का रास्ता बनाया। ठीक है, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन है इसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। नेपोलियन बोनापार्ट वैसे एक फ्रांसीसी सम्राट था, ठीक है, जिसने 19th सेंचुरी में यूरोप के जो बहुत बड़े हिस्से थे उस पर अपनी मतलब पकड़ जमा ली थी, जीत हासिल कर ली थी उसके ऊपर। अब इतना सब होने के बाद भी गवर्नमेंट के रूप में फ्रीडम, इक्वालिटी और बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग, मतलब भाईचारा बना रहा। इन आदर्शों ने फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के जो राजनीतिक आंदोलन थे उनको भी क्या किया? मोटिवेट करा। अब आता है, डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? तो जैसे कि आपने पढ़ा है कि जैकोबिन क्लब जब बना था उसके बाद महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाए थे, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने में क्या रही हैं? शामिल रही हैं, उनका भी योगदान रहा है। इन्होंने मतलब उन्हें विश्वास था कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने में कदम उठाने के लिए क्या करेगी? मोटिवेट करेगी। थर्ड एस्टेट की ज्यादातर औरतें क्या थी? काम करती थी, मतलब कामकाजी महिलाएं थी, जैसे कि सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई, बाजारों में फल फूल सब्जी बेचना, बड़े घरों में काम करना। ज्यादातर के पास पढ़ाई लिखाई और अच्छी नौकरी के मौके नहीं थे। सिर्फ कुलीनों की लड़कियां जो थी और जो थर्ड एस्टेट के धनी परिवार की जो लड़कियां थी वो ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। और देन उसके बाद जो वर्किंग वुमेन्स थी, कामकाजी महिला को अपने घर का पालन पोषण करना पड़ता और खाना पकाना पड़ता, पानी लाना होता था, लाइन में लगकर ब्रेड लाना होता था, बच्चों को देखना होता था, लेकिन उनकी जो मजदूरी थी वो पुरुषों से कम थी। अब वुमेन्स ने क्या किया कि खुद के लिए पॉलिटिकल क्लब शुरू किए और क्या करे? अखबार निकाले। फ्रांस के अलग अलग
नगरों में औरतों के 60 क्लब थे। कितने क्लब थे? 60। देन उन्होंने उनमें से द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन फेमस क्लब था उनका। महिलाओं की सबसे इम्पोर्टेंट मांग क्या थी उस टाइम पे? क्या डिमांड थी सबसे जरूरी? ये कि पुरुषों की तरह, मतलब मेल पर्सन्स की तरह उन्हें भी राजनीतिक अधिकार मिले, क्योंकि अभी तक रिपब्लिक के टाइम आते तक भी उनको कोई ऐसा वोटिंग का राइट नहीं मिला था, है ना। 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पैसिव सिटीजन का दर्जा मिलने से वो क्या थी? नाराज थी। औरतों ने वोटिंग के राइट्स, असेंबली के लिए चुना जाना और राजनीतिक पद की मांग करी अपने लिए, और उनका मानना था कि तभी उनके हितों को महत्व, इम्पोर्टेंस मिल पाएगी। शुरुआत में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए लॉज बनाए। क्या बनाए? लॉज बनाए, कानून बनाए। स्कूलों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों का पढ़ना कंपलसरी किया गया। उनकी मर्जी के बिना शादी के लिए कोई भी जबरदस्ती उन्हें, मतलब शादी करने के लिए कोई उनसे मतलब जबरदस्ती नहीं कर सकता था। और शादी हो जाने के बाद भी तलाक जो था वो कानूनी रूप उसको दिया गया, जिसमें पुरुष और महिला की मर्जी मतलब से ही मतलब डिवोर्स के लिए अर्जी दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। अब औरतें नौकरी भी कर सकती थी, ठीक है, बाहर निकलकर काम कर सकती थी, कलाकार भी बन सकती थी और छोटे मोटे काम भी चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक जो अधिकार थे उनके लिए उन्हें संघर्ष, उनका जो संघर्ष था वो जारी था, क्योंकि आतंक राज के दौरान यानी रीन ऑफ टेरर के दौरान गवर्नमेंट ने वुमेन्स क्लब को बंद कर दिया था, और जो गतिविधियां थी उन पर रोक लगाने का कानून लागू किया गया। कुछ जानी मानी औरतों को बंदी बना लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया। वोटिंग और इक्वल वेजेस के लिए, ठीक है, वोटिंग और इक्वल वेजेस के लिए उनका आंदोलन आगे भी कई देशों में चलता रहा। वोटिंग के लिए उनकी लड़ाई 19th सेंचुरी के एंड और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट के थ्रू चलती रही। फ्रेंच वुमेन्स की इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मेमोरीज के तौर पर इंस्पायर करती रही, और एंड में 1946 में फाइनली उनको वोटिंग का अधिकार मिल गया। 1946 में जाकर के उनको वोटिंग के राइट्स मिले थे। द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी किसे कहा गया है? दास को, जो दास बनाए जाते थे, यानी दास प्रथा की यहाँ पे समाप्ति का बताया गया है कि किस तरीके से दास बनाया जाता था, कैसे उनका ट्रेड चलता था और फिर कैसे उसका अबॉलिशन हुआ। फ्रांस में दास प्रथा को खत्म करना जैकोबिन शासन के जो सामाजिक सुधारों में से एक था, ठीक है। फ्रांस की जो कॉलोनीज थी जिन पर उसका राज था, जैसे कैरिबियाई, मार्टिनिक, गॉडलोप, सैन डोमिंगो, सैन डोमिंगो, ये जो थे तंबाकू, चीनी, कॉफी जैसी चीजों को सप्लाई करते थे, ठीक है। तंबाकू, इंडिगो और कॉफी को सप्लाई करते थे फ्रांस में। लेकिन इन कॉलोनीज में काम करने के लिए मजदूरों की क्या थी? कमी थी, और फ्रांस से कोई वहां जाना चाहता नहीं था। इसी कमी को पूरा करने के लिए ट्रायंगुलर इस कमी को पूरा करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड का पूरा किया गया इसके द्वारा, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज थी? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। दास व्यापार जो था वो 17th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई, और इसलिए फ्रांस के जो ट्रेडर्स थे वो अफ्रीकन कोस्ट में जाकर स्लेव्स को यानी गुलामों को खरीदा करते थे, उन्हें हथकड़ियां पहनाकर
अटलांटिक महासागर से उन्हें कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की कम से कम उनकी यात्रा चलती थी, तब जाकर के वहां पे उन्हें लाया जाता था। और यहाँ लाकर उन्हें ओनर्स को सोल्ड कर दिया जाता था, यानी बेच दिया जाता था। इस दास श्रम को यानी स्लेव लेबर को के वजह से यूरोप के जो बाजार थे उनमें चीनी, कॉफी और इंडिगो की, ठीक है, चीनी, कॉफी और इंडिगो की बढ़ती हुई जो मांग थी उसको पूरा किया जा सका। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह जो थे वो स्लेव ट्रेड के कारण समृद्ध नगर बन गए। 18th सेंचुरी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा हुई, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा उसको गलत माना जाने लगा। नेशनल असेंबली में इसको लेकर बहसें हुई, मतलब बहुत ज्यादा आपस में बहस हुई कि कॉलोनीज में रहने वाली जो प्रजा है और फ्रांस में रहने वाली जो प्रजा है उनको उनके राइट्स दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। लेकिन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने काफी पैसा कमा लिया था इस ट्रेड के दौरान, तो वो बिजनेसमैन बन गए थे। वो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे वो क्या करने लगे, विरोध करने लगे, क्योंकि भाई अब वो इनको अगर आजाद किया जाएगा तो उनका काम रुकेगा, है ना, उनके पास पैसा नहीं आएगा। इस डर से असेंबली ने कोई कानून इस पर नहीं बनाया, लेकिन 1794 की सभा में फ्रांस की कॉलोनीज में से सभी दासों को मुक्त करने का कानून पारित हुआ। पर ये लॉ थोड़े समय के लिए ही चला, क्योंकि 10 साल के बाद जब नेपोलियन आया तो उसने ये जो प्रथा चल रही थी स्लेव ट्रेड की वो फिर से उसने शुरू कर दी। इस नेपोलियन के आने से बागान मालिकों को अपने आर्थिक फायदे के लिए अफ्रीकी निग्रो बगान मालिकों के लिए अपने नेफ्रिकी इग्रो के लोगों को गुलाम बनाने की आज़ादी उसे मिल गई और फ्रेंच कॉलोनी से पूरी तरह दास प्रथा खत्म हुई। कब जाकर 1848 में, मतलब 18th सेंचुरी में जाकर के ये स्लेव ट्रेड खत्म हुआ। और नेग्रो कहा जाता है अफ्रीका के जो काले लोग थे उनके लिए ये टर्म दी गई है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है द रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ, मतलब क्रांति और रोजाना की जो जिंदगी थी वो कैसी थी। अब सवाल उठता है कि क्या राजनीति लोगों का पहनावा, जो भाषा वो बोलते हैं या जो किताबें पढ़ते हैं उसको बदल सकती है। तो 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के जो पुरुष थे, महिला थी और जो बच्चे थे उनके जीवन में कई बदलाव आए। क्रांतिकारी सरकार ने ऐसे कानून बनाए, ऐसे लॉज बनाए जिनका प्रयास किया गया कि जिसमें रोजाना की जिंदगी में फ्रीडम हो, इक्वालिटी हो, ऐसे आदर्श जिनमें हो ऐसी उनके मतलब लॉज बनाए गए। बासिल के अबॉलिश होने के बाद 1789 की जो समर थी, जो गर्मियां थी, उसमें एक कानून उभर कर आया, एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। यानी पुराने शासन काल में जितना भी लिखा हुआ मटेरियल और कल्चरल एक्टिविटीज थी, जैसे बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गई, पैम्पलेट्स हो गए, प्रिंटेड पिक्चर्स हो गए, इन्हें राजा के सेंसर के आदेश पर ही पब्लिश यानी प्रकाशित किया जाता था। लेकिन व्यक्ति को बोलने का राइट, व्यक्ति को बोलने का और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई। रिजल्ट क्या निकला इसका कि फ्रांस के शहरों में अखबार, किताबें, छपी हुई किताबों की जो मांग थी वो बढ़ गई और एक बाढ़ सी आ गई और ये तेजी से गांव देहात तक भी पहुंच गई। इनमें फ्रांस में जो भी चेंजेस आए, जो भी घटनाएं घटी, उन पर टिप्पणियां की जाती थी, एक्सप्लेन किया जाता था। इनमें प्रेस यानी कि जो मीडिया होती थी, फ्रीडम का मतलब था, इनमें प्रेस जो था वो फ्रीडम का मतलब था किसी घटना पर ऑपोजिशन के विचार व्यक्त करना, ठीक है, मतलब अपने सामने वाले की। प्रिंटिंग का यूज करके एक पक्ष जो था वो दूसरे पक्ष को अपने थॉट से अग्री कराने की कोशिश करते थे। लोग नाटक, संगीत, जुलूसों में जाने लगे,
क्योंकि किताबें पढ़ना सिर्फ एडुकेटेड लोगों के लिए पॉसिबल था, है ना। तो जो प्लेज हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे, वो उसके थ्रू इन चीज़ों को जानते थे कि जो भी घटनाएं घटी हैं उनमें क्या था क्या नहीं था, क्या क्या लॉज ऑर्डर में आए, क्या क्या पारित हुआ। फ्रीडम और जस्टिस के बारे में पॉलिटिकल फिलोसोफर्स का जो लेखन था, समझना था, और उससे जुड़ने का सबसे अच्छा ये क्या था, तरीका था। अब इन सब का कंक्लूजन क्या निकलता है कि 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को एम्परर बता दिया, मतलब खुद को फ्रांस का सम्राट डिक्लेयर कर दिया उसने। और उसने पड़ोस के जो यूरोपियन देश थे उसको जीतना शुरू कर दिया, मतलब युद्ध करे उसने, और पूरे आधे से ज्यादा यूरोप के हिस्सों पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। पुराने राजवंश हटाकर नए साम्राज्य बनाए उसने, और उनकी बागडोर अपनी ही फैमिली के मेंबर्स जो थे उनके हाथों में उसने दे दी। वो खुद को यूरोप का नया कर्ता धर्ता मानने लगा, मतलब वो समझ रहा था कि जो कर रहा हूँ इस वक्त मैं ही हूँ। उसने कई कानून इंट्रोड्यूस कराए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति की सुरक्षा, और डेसिमल सिस्टम द्वारा नाप तोल की समान प्रणाली, उसने ये सब इससे वो करा, वाकिफ कराया। शुरुआत में लोगों को नेपोलियन जो था वो मुक्तिदाता लगने लगा, मतलब अच्छा लगने लगा उनको कि सारी चीजें हमारे फेवर में कर रहा है। जनता को ये भी उम्मीद थी कि वो उन्हें फ्रीडम दिलाएगा, आजादी दिलाएगा, पर जल्दी ही उसकी सेना को लोग हमलावर मानने लगे। 1815 में वाटरलू में उसकी हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में लिबर्टी, यूरोप के जो और बाकी हिस्से थे उसमें लिबर्टी और जो मॉडर्न लॉज थे उसको फैलाने वाले उसके जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज थे उसका असर उसकी मौत के काफी बाद जाकर हुआ। फ्रांस की क्रांति की सबसे इम्पोर्टेंट लेगेसी क्या थी, मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट परंपरा थी, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज। ये आइडियाज 19th सेंचुरी में, ये आइडियाज जो थे वो 19th सेंचुरी में फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गए, और इसी की वजह से फ्यूडल सिस्टम यानी सामंती व्यवस्था जो थी वो खत्म कर दी गई। औपनिवेशिक समाजों ने सोवरेन नेशन स्टेट बनाने के लिए अपने आंदोलन में गुलामी से मुक्ति के विचार की जो नई डेफिनेशन थी वो दी। और टीपू सुल्तान जो थे, ठीक है, टीपू सुल्तान या राम मोहन रॉय, ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में इन्होंने उपजे जो विचार थे, जो थॉट्स आए थे, उससे प्रेरणा लेने वाले ये दो एग्जाम्पल्स हमें यहाँ दिए गए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये लेसन फिनिश होता है, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसमें आपने फ्रांस में जितने भी मतलब जो भी दंगे हुए, जितने भी कानून बने, जिस भी तरह की सरकार बनी, उस सब चीज़ों के बारे में आपने इसमें पढ़ा है। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.